अमीर देवरानी और गरीब जेठानी की गोद भराई का लहंगा। सासू माँ, सालगिरह की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये रहा आपका गिफ्ट। और पापा जी, ये रहा आपका गिफ्ट। अब दोनों देखिए कैसा है। अरे इसके क्या जरूरत थी बहू, वैसे खोल कर देखती हूँ। उसकी सास उसी समय साड़ी खोलकर देखती है। क्या बात है बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। लगता है बहुत महंगी है। अरे बहन जी, ये महंगी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा महंगी है। मैं तो खुद बहुत दिनों से साड़ी को लेने की कोशिश कर रही थी, पर ले नहीं पाई। ये बात सुनकर मनोरमा की छोटी बहू बहुत खुश होती है। तभी वहां पर उसकी बड़ी बहू आ जाती है। आंचल, तुम्हारी देवरानी ने तो अपना गिफ्ट दे दिया, तुम भी अपना गिफ्ट माँ को दे दो। देवरानी जी ने तो बहुत महंगी साड़ी गिफ्ट की है माँ जी को। अगर मैंने सबके सामने ये साड़ी दी तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आंचल? ठीक है, देती हूँ। ऐसा कहकर आंचल धीरे से अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, सासू माँ और पिताजी, आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही जीवन भर सही सलामत रहे। और ये रहा मेरी तरफ से आप दोनों को आपका तोहफा। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप ये अपना तोहफा अकेले में ही खोलिएगा। नहीं बहू, तू जब भी मुझे गिफ्ट देती है सबसे अलग देती है। मैं चौंक जाती हूँ तेरे गिफ्ट को देखकर, इसीलिए ये गिफ्ट मैं सबके सामने ही खोलूंगी। हाँ मनोरमा ठीक कह रही है। वैसे भी मैं कल सुबह निकल जाऊंगा बिजनेस ट्रिप पर, तो आज ही मैं देख लूंगा। इसके बाद मनोरमा अपनी बड़ी बहू द्वारा दिया गया गिफ्ट खोलती है, जिसमें साड़ी होती है। उस साड़ी को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आंचल द्वारा लाई गई साड़ी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसे देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं, बहू, ये साड़ी तूने क्या मनीष मल्होत्रा से बनवाई है? नहीं नहीं चाची जी, ये तो मैंने अपने हाथों से सिला है। दरअसल मेरे पास 2-3 साड़ियाँ पड़ी थी, उसी से ये डिजाइन मैंने खुद तैयार किया है। सच में बहू, आज का दिया हुआ ये सबसे कीमती तोहफा है मेरे लिए। ये सुनकर वहां खड़ी मनोरमा की छोटी बहू सरिता किलप सी जाती है, क्योंकि उसने ये सोचा था कि वो अपनी सास के लिए सबसे महंगी साड़ी लेकर आएगी, तो वो बहुत ही तारीफें बटोरेगी। लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल ये कहानी है मनोरमा जी की, जो अपने पति मोहन, बड़े बेटे गगन, बड़ी बहू आंचल, छोटे बेटे आलोक और छोटी बहू सरिता के साथ रहा करती थी। सरिता के मायके वाले बहुत ही अमीर थे, इसलिए सरिता में उस चीज का घमंड था। वहीं सरिता का पति एक आईटी इंजीनियर था, इसलिए उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं आंचल बड़ी गरीब लड़की थी और उसका पति भी बस एक कंपनी में साधारण सा एम्प्लॉय था, जिस वजह से गगन की कुछ खास इनकम नहीं थी। लेकिन अक्सर सरिता अपनी जेठानी को नीचे दिखाने में कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, और उसने अपने सास ससुर के सालगिरह पर कुछ ऐसा ही करना चाहा था, लेकिन उसके किए कराए पर पानी फिर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन सरिता को बहुत उल्टी होने लगती है। तभी वहां पर उसकी सास पहुंच जाती है। क्या हुआ बहू, तू तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, फिर तुझे उल्टी क्यों हो रही है? माँ जी, क्या आप सठिया गई हो? मेरा मतलब कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, फिर भी आपको नहीं पता कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, तूने तो मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां दे दी है। मैं जाकर पूरे मोहल्ले को जाकर बताती हूँ। उसकी सास खुशी खुशी घर के बाहर आती है और उसकी बड़ी बहू भी घर के बाहर उल्टी करते हुए दिखाई देती है। बहू, तुझे क्या हुआ? कहीं तेरे भी पाँव तो भारी नहीं हो गए? पता नहीं माँ जी, बस मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है बहू, तू चल कमरे में आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। इसके बाद मनोरमा अपनी बड़ी बहू आंचल को उसके कमरे में ले जाती है और कुछ देर बाद डॉक्टर को बुला लेती है, जहां डॉक्टर आंचल की जांच करके उसकी सास मनोरमा से कहता है, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी बड़ी बहू पेट से है, वो माँ बनने वाली है। इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। क्या सच में डॉक्टर साहब? भगवान ने मेरी सुन ली। वो मेरे घर एक नहीं बल्कि 2-2 खुशियां भेजने वाला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी चलिए अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से मनोरमा अपनी दोनों बहुओं की बहुत ख्याल रखती है। एक दिन सरिता बहू, आंचल भी तो गर्भवती है। वो जेठानी होने के बावजूद भी इस घर के सारे काम काज करती है। मैं तुझे ये नहीं कहती कि तू सारे काम काज कर, लेकिन कम से कम इतना तो कर कि तेरा शरीर अच्छा रहे। अगर तू थोड़ा हाथ पैर नहीं चलाएगी तो तेरी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। माँ जी, आप रहने दीजिए, मुझे सब पता है। आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आप मुझे घर का काम करवाना चाहती है, वो भी ऐसी कंडीशन में? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं माँ जी, यही बात है। अगर आपको ज्यादा घर के काम करवाने हैं तो आप मुझे बता दीजिए। मैं अपनी माँ से बोलकर अपने मायके से 2 नौकरों को बुला लूंगी, वो घर के सारे काम कर दिया करेंगे। बहू, तू तो खामखा बात का पतंगड़ बना रही है। चल छोड़, तुझे काम नहीं करना तो तुम मत कर। ऐसा कहकर मनोरमा बात को टाल देती है। अब ऐसे ही 8 महीने बीत जाते हैं। इस खुशी में मनोरमा ने अपने दोनों बहुओं की गोद भराई की रस्म रखी थी। उन दोनों के मायके वालों ने उन दोनों के लिए तोहफे लेकर आते हैं। जहां सरिता के मायके से तो बहुत ही महंगे उपहार आते हैं, तो वहीं आंचल के घर से देसी घी के लड्डू, इस तरीके के खाने पीने की चीजें आती है, जिसे देखकर सरिता मजाक बनाते हुए कहती है, अरे ये क्या जेठानी जी, आपके मायके वाले बड़े ही कंजूस निकले। उन्होंने अपनी एक लौती बेटी के लिए इतने सस्ते सामान भिजवा रखी है, बिल्कुल लो क्वालिटी के। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। सरिता बहू, ये तुम्हारी कैसी आदत है? ऐसे किसी के उपहार को लेकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सो सॉरी माँ जी। अब छोड़ो इन सभी बातों को और ये लो, मैं भी तुम्हारे लिए तुम्हारी गोद भराई पर ये लहंगा लेकर आई हूँ, तुम दोनों के लिए। तुम दोनों देवरानी जेठानी एक जैसे लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर लगोगी। अरे माँ जी, ये भला क्या बात हुई, एक जैसा लहंगा? अगर मेरे लिए आपको कुछ लाना ही था तो कुछ अच्छा सा ले आती। आपको क्या जरूरत थी एक जैसा लहंगा लाने की? अब लोग देखकर क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरे लिए दोनों बहुएं तो एक समान है। अब चलो, ज्यादा मुंह मत बनाओ, जो प्यार से दिया है उसे स्वीकार करो। मनोरमा के इस तरह कहने पर सरिता उस लहंगे को ले लेती है। सरिता के मायके द्वारा लाए गए सामान के कारण अब सरिता और भी ज्यादा घमंड में रहने लगती है। वो घर के किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती है, जबकि गरीब बहू आंचल अभी भी घर के सारे काम अकेले ही करती है। मेरी बड़ी बहू बिल्कुल ही गाय है, जेठानी होकर भी सारा काम खुद ही करती है। और एक मेरी ये अमीर बहू है, उसे तो आराम करने से फुर्सत ही नहीं है। सारा दिन ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है, जैसे बच्चा जनने वाली वो इस दुनिया की पहली औरत है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज, माँ जी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है समय आ गया है अस्पताल जाने का। तू चिंता मत कर बहू, मैं अभी गगन को फोन करती हूँ, हम तुझे अस्पताल लेकर चलते हैं। कुछ देर बाद उसे सरकारी अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां आंचल नॉर्मल डिलीवरी से एक बेटे को जन्म देती है। और फिर अगले दिन सरिता को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ जी, मुझे भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिए। हाँ, मैं अभी आलोक को फोन करती हूँ, वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर देगा। मुझे पता था माँ जी, आप मुझे उसी अस्पताल में ले जाएंगे जहाँ पर जेठानी जी को लेकर गई थी, लेकिन मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट अस्पताल में ही जन्म दूंगी। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं अपने मायके से मांग लूंगी। ऐसे समय में सरिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर मनोरमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, नहीं नहीं बहू, मैं तुझे प्राइवेट अस्पताल में ही लेकर चलती हूँ। इसके बाद मनोरमा अपनी छोटी बहू को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उससे कहता है, मनोरमा जी देखिए, आपकी छोटी बहू की डिलीवरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। शायद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई काम नहीं किया है, इस वजह से उनकी नॉर्मल डिलीवरी कर पाना बहुत मुश्किल है। हमें ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा। क्या? कैसे भी करके डॉक्टर साहब, मेरी बहू और उसके बच्चे को बचा लीजिए। जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद डॉक्टर सरिता की डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा करता है और वो भी एक बच्चे को जन्म देती है।
कुछ समय बाद सरिता भी अपने घर आ जाती है। आंचल की नॉर्मल डिलीवरी होने के कारण से वो अपने बच्चे को आराम से दूध पिला पा रही थी। वहीं अमीर बहू के ऑपरेशन के चलते बड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे ही एक रोज उसका बच्चा पालने में रो रहा था। तभी वहां पर आंचल अपने बेटे को गोद में लेकर वहां आती है और वो अपने बेटे को बिस्तर पर रखती है और उसके बच्चे को पालने से उठाकर उसके गोद में दे देती है। ये लो सरिता, आप मुन्ने को दूध पिलाओ। सरिता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और रोते हुए कहती है, मैं भी कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बच्चे को ठीक से दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ। मैंने आज तक हर काम आप पर ही थोपा है, हर वक्त अपनी अमीरी का घमंड दिखाया है। इसके बाद भी आप एक बहन की तरह मेरा ध्यान रख रही हैं, मेरी मदद कर रही हो आप। तभी वहां पर मनोरमा आ जाती है। तभी तो कहती थी कि बहू तू भी थोड़ा काम कर लेती तो आज तुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर तूने भी अपने शरीर से थोड़ा बहुत काम कर लिया होता तो आज तेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती और तू भी अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाती। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माँ जी, आप और आंचल दीदी, आप दोनों ही मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अमीरी के घमंड में अंधी हो गई थी। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, भला एक बहन अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है क्या? हाँ बहू, तू बस अपना अच्छे से ध्यान रख, मुन्ने की जिम्मेदारी मैं और आंचल देख लेंगे। जी माँ जी। इसके बाद सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह अमीरी गरीबी की दीवार भी गिर जाती है। मेरी बहू कितनी प्यारी है, किसी की नजर न लग जाए। नीलम बेटा, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। तुझे मीठे में जो सबसे अच्छा बनाना आता हो वो तू हम सब के लिए बना दे। जी माँ जी। अरे भाभी जी, खास करके आप गाजर का हलवा तो मेरे लिए जरूर बना देना, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसा आप कहें दीदी। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाने लगती है। तभी किचन में चिंकी की जुड़वा बहन पिंकी आ गई। अरे भाभी, क्या बना रही हो आप? वो दीदी, मैं तो अभी गाजर का हलवा बना रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप गाजर का हलवा बनाने के बाद मेरे लिए मस्त खीर भी बना दीजिएगा, मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद आप रात में मुझे स्पेशली ब्लैक कॉफी जरूर दे दीजिएगा, उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दीदी ने कहा था कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है, और अब उन्हें अचानक ये खीर का आइडिया कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, इनके लिए ये भी बना दूंगी। किस सोच में डूब गई भाभी? अगर नहीं बनाना तो बता दीजिएगा, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खीर बना कर लाती हूँ और रात में मैं आपको कॉफी भी दे दूंगी। पिंकी वहां से चली जाती है। इसके बाद नीलम ने गाजर का हलवा और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया। सभी को गाजर का हलवा और खीर का स्वाद बहुत पसंद आया। नीलम ने बाहर मेहमानों के सामने घूंघट डाल रखा था, इसीलिए उसे यह पता नहीं चला कि वहां पर उसकी दोनों जुड़वा नंद एक साथ बैठी हुई हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही अब रात हो जाती है और रात में नीलम ने ब्लैक कॉफी बनाई और अपनी ननद के कमरे में देने चली गई। दीदी, ये रही आपकी मनपसंद ब्लैक कॉफी। अरे भाभी, मुझे तो ब्लैक कॉफी पसंद ही नहीं है। लगता है दीदी मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं। पहले तो खुद ही उन्होंने ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया, और अब जब मैं ब्लैक कॉफी बनाकर ले आई तो अब वो मना कर रही हैं। क्या हुआ भाभी, किस सोच में पड़ी हो आप? कुछ नहीं दीदी, मैंने सोचा कि आपको ब्लैक कॉफी पीना होगा। ऐसा कहकर नीलम अपनी ननद के कमरे से बाहर आ गई और सीधा किचन में जाकर ब्लैक कॉफी रख दी। उसके बाद वह सीधा अपने कमरे में चली गई। अरे नीलम, तुम तो पहले ही दिन से इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि अपने पति को ही भूल गई। नहीं नहीं पतिदेव जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखे। नीलम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बड़े बड़े टीवी सीरियल वाले डायलॉग क्यों मार रही हो? बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा। नीलम और विनय ने आपस में प्यार भरी बातें करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से
किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कि कौन है। नीलम ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी ननद बाहर खड़ी हुई थी। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सोने से पहले ब्लैक कॉफी चाहिए होता है। मुझे पता था कि आप ये नौटंकी जरूर करने वाली हैं, इसलिए मैंने ब्लैक कॉफी किचन में रख दी है। क्या हुआ, अब आप कौन सा बहाना सोचने लग गई? कुछ नहीं दीदी, मैंने तो ब्लैक कॉफी बनाकर किचन में रख दिया था। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी आपको ब्लैक कॉफी लाकर देती हूँ। इसके बाद नीलम किचन में जाती है और ब्लैक कॉफी को गर्म करके अपनी ननद को दे देती है और अपने कमरे में आ जाती है। नीलम को ऐसे परेशान देख विनय उससे पूछता है, क्या हुआ नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आखिर बात क्या है? पता नहीं क्यों आज सुबह से दीदी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। कभी गुस्से से बोलती हैं तो कभी प्यार से। अरे हुआ क्या, जरा बताना मुझे। अब मैं क्या बताऊं विनय जी, आपको कभी दीदी बहुत प्यार से मुझसे बातें करती है तो कभी गुस्से से। कभी वो मुझे गाजर का हलवा बनाने को कहती है तो कभी खीर। अभी उन्होंने मुझे सुबह ही बताया था कि उन्हें रात में ब्लैक कॉफी चाहिए होती है, और जब मैं ब्लैक कॉफी लेकर गई तो उन्होंने मना कर दिया, और अब जाकर वो मुझ पर चिल्लाने लग गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग खराब है या फिर दीदी का। अच्छा, तो ये बात है। अभी तुम इस घर में नई नई आई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। एक काम करो, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर विनय नीलम को अपने साथ चिंकी के कमरे में ले जाता है और कुछ देर बाद वहां अपनी दूसरी बहन पिंकी और अपनी माँ को भी बुला लेता है। इस तरह चिंकी और पिंकी को देखकर नीलम काफी हैरान रह जाती है। अरे नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दरअसल मेरी दोनों बहनें जुड़वा हैं, एक का नाम चिंकी है और दूसरे का नाम पिंकी। जी हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों के सामने कोई मिरर रखा हो। हाँ वही तो। दरअसल चिंकी छोटी है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी उसका स्वभाव काफी कोमल है, और वहीं पिंकी चिंकी से बड़ी है और उसके नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ। तभी बीच में नीलम की सास सुजाता बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये बात तो तू कल भी बता सकता था ना। चलो अब जाओ, आज तुम्हारी पहली रात है, जाकर तुम आराम करो। सुजाता की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और जाकर अपनी सुहागरात मनाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। नीलम किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी ननद आ जाती है। भाभी, क्या बना रही हो आप? कुछ नहीं, अभी तो बस आलू ही उबाल रही हूँ। मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना दूं। आप कॉफी पियेंगी? बना दूं मैं आपके लिए? नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, मुझे कॉफी नहीं पीना। अच्छा, आपको कॉफी नहीं पीना, यानी आप चिंकी दीदी हो ना? आपको कैसे पता भाभी? आप गुस्से में नहीं हो ना, इसलिए आप बहुत प्यार से बात कर रही हो, क्योंकि पिंकी दीदी काफी गुस्से स्वभाव की है। अच्छा, तो ये बात है। नहीं, मैं तो पिंकी ही हूँ। मैं तो यही देख रही थी कि आप मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। आप मुझे झगड़ालू समझती हैं ना? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर पिंकी अपनी नई नवेली भाभी से लड़ाई करने लगती है और कहती है, देखिए भाभी, आपको मेरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो आते ही ऐसा दिखाने लग गई जैसे आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हो। बाकी रही बात कॉफी बनाने की, तो अब से मैं अपनी कॉफी खुद बना लिया करूंगी। और वैसे भी इस रसोई को मैंने और चिंकी ने मिलकर सजाया है, तो इस रसोई पर सबसे ज्यादा अधिकार हमारा ही है। पर दीदी, मैंने तो आपको कुछ ज्यादा कहा ही नहीं। इस तरह दोनों नंद भाभी की लड़ाई की आवाज की वजह से चिंकी वहां आ जाती है और अपनी बड़ी बहन को वहां से ले जाती है और उसे समझाती है। अरे दीदी, वो हमारी भाभी है, अभी उन्हें आए हुए कितने ही दिन हुए हैं, उन्हें हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा ना। आप उन पर इस तरीके से गुस्सा मत कीजिए। अब तुम भी मुझे ये बात बताना चाहती हो कि मैं लड़ाकू हूँ, गुस्से वाली हूँ? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह जैसे तैसे चिंकी अपनी बड़ी बहन पिंकी को समझाती है, लेकिन अक्सर ही पिंकी की किसी न किसी बात पर हर किसी से लड़ाई होती ही रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रोज, भाभी, अभी आप किचन से बाहर जाइए, मुझे अपने लिए मैगी बनाना है। ठीक है दीदी। इसके बाद नीलम उस किचन से बाहर आ जाती है
और पिंकी अपने लिए मैगी बनाने के लिए पानी गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देती है। वह चूल्हे को तो ऑन कर देती है, लेकिन वो चूल्हा जलाना भूल जाती है, जिसके बाद पूरे घर में गैस ही गैस फैल जाता है। वहीं पिंकी अपने मैगी बनाने के लिए बाकी सामग्री इकट्ठा करती है और उसे ये ध्यान नहीं रहता कि दरअसल चूल्हा जलाया ही नहीं है। गैस पूरे घर में फैल जाता है। अरे ये गैस की इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं किचन में गैस लीक तो नहीं हो रहा? अभी तो दीदी वहां पर मैगी बनाने गई थी, मुझे किचन में जाकर देखना होगा। जैसे ही नीलम किचन में जाती है तो उसकी नंद लाइटर से चूल्हा जलाने ही वाली होती है कि तभी सही समय पर नीलम वहां आकर पिंकी को धक्का दे देती है, जिसके बाद पिंकी अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और जोर से चिल्लाते हुए अपनी भाभी को एक जोरदार तमाचा मारती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धक्का देने की? इस तरीके से चिल्लाने की वजह से और तमाचे की आवाज से पूरा परिवार वहां आ जाता है। क्या हुआ भाभी? बोलो बहू। वो माँ जी, दीदी जी, मुझे बहुत तेज गैस की बदबू आ रही थी। वो जब मैं किचन में आई तो पूरा गैस किचन में फैला हुआ था और दीदी बस लाइटर से चूल्हा जलाने ही वाली थी, तभी मैंने उन्हें धक्का दिया। ये सब मैंने उनकी और घर वालों की जान बचाने के लिए किया। ये बात सुनकर पिंकी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ये तो भूल ही गई थी कि उसने गैस तो ऑन कर दिया था, लेकिन चूल्हा जलाया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आप पर हाथ उठाया, आप पर चिल्लाई। आप मुझे मारिए पीटिए, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए भाभी। इस तरीके से पिंकी को रोता हुआ और अपनी गलती पर पछताते देख नीलम उसे माफ कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना ये गुस्सा छोड़ देंगी। हाँ भाभी, मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीखूंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह पिंकी के माफी मांगने पर नीलम उसे माफ कर देती है और अब दोनों नंद भाभी प्रेम पूर्वक एक साथ एक घर में रहती हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है।